अखिलेश प्रचार के लिए 12 अप्रैल को निकले थे, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यूपी से दूरी बना रखी। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका ने सहारनपुर में रोड शो किया, तो राहुल ने अखिलेश के साथ गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं उत्तराखंड में 2 सीट ऐसी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट एक हॉट सीट बन गई है। गढ़वाल सीट की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीजेपी ने इस बार यहां अपना उम्मीदवार बनाया है अनिल बलूनी को। तो वहीं हरिद्वार सीट की भी चर्चा ज्यादा है क्योंकि यहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यूपी उत्तराखंड की सीटों पर कल होने वाले मतदान से पहले वहां का माहौल और तैयारी कैसी है, ये आज हम जानेंगे। और इसलिए हमारे सहयोगी अलग अलग सीटों से जुड़े हुए जो ज्यादा जानकारी देंगे, प्रशासनिक तैयारी कैसी है और जिस तरीके से प्रचार का शोर थमा और कल वोटर्स का दिन है, मतदाताओं का दिन है। सहारनपुर से सोहेल गौर और हमारे साथ अभिषेक शर्मा कैराना से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा और भी सहयोगी। रुख करते हैं अभिषेक शर्मा का। हालांकि एक तरफ दिल की धड़कनें तेज होंगी उम्मीदवारों की, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ दुरुस्त, यानी कि कल मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व या कहे कि पहला त्योहार है ये। हाँ देखिए राहुल, ये समझना होगा मैं कैराना सीट पर हूँ, इस समय हनुमान टीला शामली पर हूँ और ये कैराना वही कैराना है जिसने 2017 में भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री करा दी थी। पूरी स्पष्ट बहुमत से सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की। वजह ये थी यहाँ के एक नेता हुकम सिंह ने, जो पलायन का मुद्दा, अब दिवंगत हो गए हैं, पलायन का जो मुद्दा उठाया था, तब भी मैं इन गलियों में घूमा था यहाँ की, तो तब वो मुद्दा इतना ज़बरदस्त हिट हुआ था जिसके बाद भाजपा ने यहाँ एंट्री ले ली थी। इसलिए कैराना बहुत इम्पॉर्टेंट सीट है और कैराना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट सीट है कि यहाँ कभी क्राइम को लेकर सुर्खियाँ बनती थी, प्रदेश की हेडलाइन बनती थी। यहाँ के जो नामचीन बदमाश थे वो दुर्दांत थे, उन पर लाखों का इनाम हुआ करता था। इसके अलावा जिस तरीके से आज से 2 दशक पहले की बात है, 3 दशक मैं कह लूँ, 90 का वो पीरियड, 90 से लेकर सन 2000 तक का वो पीरियड, अगर कैराना की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में समझाऊं तो यहाँ नारकोटिक्स से लेकर ड्रग्स माफिया से लेकर आईएसआई के एजेंटों की भरमार थी और कई छापे खुफिया एजेंसी हमारी मारा करती थी और उसके बाद कई ऐसे आईएसआई एजेंट यहाँ से पकड़े गए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि कैराना में एक एटीएस सेंटर खोला जाएगा, जो ऐलान कर दिया गया। और राजनाथ सिंह ने भी जब गृह मंत्री थे इस बात को मोहर लगाई थी। तो कुल मिलाकर कैराना का राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली तो उसकी नींव इसी कैराना से रखी गई थी, जिसके बाद भाजपा ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा लिया था। अब जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो कैराना में कई संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं क्योंकि मुकाबला यहाँ गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन और भाजपा प्रत्याशी के बीच, प्रदीप कुमार के बीच है। प्रदीप पिछली बार के यहाँ से सांसद हैं और इस बार मिहिर सम्राट भोज को लेकर जो सहारनपुर में गुर्जरों ने एक मार्च निकाला था, उसमें उनके शामिल रहने को लेकर यहाँ के ठाकुर नाराज बताए जाते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की है। राजनाथ सिंह आ चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह शामली में आके, शामली और शाहपुर शामली के नज़दीकी है, वहाँ से संदेश दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल कनेक्टिंग सीट पर रैली करके संदेश दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये इम्पॉर्टेंट सीट है। संवेदनशील बूथ यहाँ कई बनाए गए हैं और अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं। अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं जो अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं, उन पर पूरी निगरानी है। और सुबह 7 बजे से जब मतदान होगा तो सुबह ही सुबह लोग मतदान इसलिए करना चाहेंगे कि अप्रैल अब आधा चला गया है, गर्मी पूरी पड़ने लगी है, तो सुबह का जो वक्त होगा, क्योंकि खेती किसानी का काम यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कैराना वैसे तो जिला बन गया है लेकिन अगर इसकी पूरी पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो वो ग्रामीण है। तो इसलिए किसान जितने भी हैं या जो भी पब्लिक है वो सुबह ही सुबह आपको वोट का प्रतिशत और जाहिर तौर पर देखा जाता है कि मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठंड का मौसम होता है तो दोपहर में निकलना मतदाता पसंद करते हैं। हालांकि गर्मी जिस तरीके से प्रकोप दिखाएगी, ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है वो कम रुख करेंगे बूथ की ओर। और हमारे साथ ओवैस जुड़ चुके हैं, ओवैस अली, जो कि हरिद्वार सीट
पर बहुत पैनी नज़र उन्होंने रखी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री और ज़ाहिर तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे इस सीट पर। लेकिन उससे पहले तैयारी कैसी, क्योंकि देखा जाए तो ये मैदानी इलाका है और हर किसी की नज़र होती है इस हरिद्वार सीट पर। मुरादाबाद का हाल क्या है वैस, ये आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि मुरादाबाद में भी किस तरीके से ऐन मौके पर जो तस्वीर सामने आई गठबंधन के प्रत्याशी के साथ, सवाल इस बात को लेकर है अब तो दिन अब शुरू हो रहा है, यानी कि अब टाइम जो शुरू है वो है वोटर्स का, मतदाताओं का। उसे लेकर क्या तैयारी, किस तरीके से प्रशासनिक अमले ने हर एक स्तर को बेहतरीन बना दिया कि मतदाताओं को दिक्कत भी ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विरोध की राजनीति लगातार गठबंधन को लेकर के मुरादाबाद के अंदर में चलती हुई नजर आ रही थी, उस पर भी विराम लग गया है, वो भी थम चुकी है। अब जिस तरह से एसटी हसन ने साफ तौर पर बयान दिया और बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान दे दिया। एसटी हसन का साफ तौर पर बयान आया कि सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनको हराना है और गठबंधन को मजबूत करना है। इस बयान के बाद पूरे मुरादाबाद के अंदर में एक हलचल सी मच के सामने आनी शुरू हो गई, क्योंकि अगर मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 48% मुस्लिम समुदाय का वोट है, यानी कि मुस्लिम मतदाता है। अगर मुस्लिम मतदाता की बात की जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं उनकी निगाहें, उनके अंगूठे के निशान उस ईवीएम की मशीन पर एक तस्वीर की तरह बयां करते हैं जो 158 किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली सांसद को भेजते हैं। आज की डेट की अगर बात की जाए, क्योंकि अभी बहुत कम समय है, मुश्किल से 12 घंटे के बाद तमाम जो तस्वीर है वो दूसरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जहां पर लोग मतदान करते हुए नजर आएंगे। गठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सर्वेश को जब यकीन के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था तो ये स्पष्ट हो चुका था कि उनकी सीट यहाँ से निकलना तय है। लेकिन एसटी हसन का टिकट कटा और टिकट कटने के बाद अखिलेश यादव ने सीधी निगाहें हिंदू प्रत्याशी रुचि वीरा पर लगाई और रुचि वीरा पर निशाना लगाने के बाद ये मानिए कि पूरी जो मुरादाबाद लोकसभा सीट है उसको पूरी मजबूती मिलना शुरू हो गई। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन बाद में रफ्ता रफ्ता इस तरह से वो विरोध खत्म हो गया कि आखिरकार 12 घंटे का कुल मात्र समय है। इसके बाद मतदान पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा मतदान मुरादाबाद के जो लोग हैं वो करते हुए नजर आएंगे। पिछले आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2019 के अंदर में यहाँ पर 65% मतदान हुआ था। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि इस बार उनकी प्राथमिकता है कि मुरादाबाद के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं। हालांकि मुरादाबाद लोकसभा सीट जो है वो मुस्लिम बहुल्य सीट है, क्योंकि बड़ी यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और यहाँ के जो समीकरण है वो मुस्लिम जो मुद्दे हैं उनको लेकर अक्सर ज़्यादा आता है। तो यहाँ की इस चीज़ों को पूरी ग्राउंड जीरो पर समझने के लिए हम लगातार मुरादाबाद से कवरेज आपको दिखाते आ रहे थे। और मुरादाबाद की जो साफ तौर पर इस टाइम की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई फाइट करता नजर आ रहा है तो गठबंधन हालांकि सभी के दिल का हाल आपने सुना, सभी के मन की बातें आपने सुनी। हालांकि आज वो बात नहीं करेंगे, वो मन क्या, वो दिलचस्पी ईवीएम मशीन में दिखती है, यानी कि 4 जून को पता चलेगा कि मुरादाबाद की जनता आखिर किसे चाहती है। लेकिन कल का दिन जिस तरीके से मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए ये अहम है, और उससे पहले प्रशासनिक अमला किस तरीके से तैयार, ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने घरों से निकले, क्योंकि कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। ये तस्वीर क्या मुजफ्फरनगर से अरविंद सामने आएगी? क्या कुछ तैयारी है प्रशासनिक अमले की तरफ से? हालांकि दूसरी ओर देर रात तक भी संपर्क करते रहते हैं नेता, अपने वोटर्स के बीच जाते रहते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मतदाताओं के लिए क्या कुछ खास है इस बार मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से? अगर आप कहें तो 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ के अगर संवेदनशील बूथों की बातें करें तो 378 बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील है। उनमें अति संवेदनशील जो बूथ है वे 52 है, उन पे भी सुरक्षा की पूरी चौकस व्यवस्था की गई है। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो डॉक्टर संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक और दारा सिंह प्रजापति यहाँ प्रत्याशी है। अभी शाम को एक घटनाक्रम हुआ जिसमें चट्ठावल के विधायक पंकज मलिक जो प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के पुत्र है, वे प्रशासन को सूचना मिली कि वे जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं, जबकि प्रचार का समय कल शाम 6 बजे रुक गया था। तो प्रशासन ने जैसे ही उनको जांच लगी और पकड़ा तो उसने उन्हें रोक लिया और रोक के पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पंकज मलिक ने उन पुलिस अधिकारियों के साथ बहस की, उसको लेकर
पुलिस अधिकारियों ने उसकी गाड़ी को, जो उनके साथ चल रही थी 4 गाड़ियां, वे तो भाग गई, लेकिन उनकी खुद की गाड़ी को थाने में ले जाकर सीज कर दिया है। उधर से पंकज मलिक ने अपने आप को सोशल मीडिया पर आते हुए ये कहा कि मैं शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, प्रशासन का ये मेरे ऊपर झूठा आरोप है। क्या मैं प्रशासन मुझे ये बताए कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, क्या मैं शादी समारोह में भी शामिल हो नहीं सकता? यानी कि इससे समझा जा सकता है अरविंद की प्रशासनिक अमला बेहद सतर्क है और कहीं कुछ हो ना, इसे लेकर पूरी कोशिश की जा रही है। बिजनौर में क्या कुछ तैयारी? महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जरा हाल तो बताइए, प्रशासनिक अमला किस तरीके से तैयारी को लेकर, मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दे हो सकते हैं बिजनौर में जिसे लेकर, जो जहन में रखकर, मन में रखकर, दिल में रखकर मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? प्रशासन ने पहले से तैयारी की जा चुकी है और मतदाता जागरूकता अभियान प्रशासन ने काफी बड़े लंबे स्तर पर चलाया यहाँ पर। और कल सुबह जो है कि परीक्षा होनी है और जो वोटर है कल अपने घर से वोट करने के लिए मेरे साथ तो बिजनौर की जनता है, आप उनको जानते हैं, क्या कहना होता है? जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मंजू चौधरी। मंजू जी, इस बार बताइए, जो चुनावी मुद्दे हैं पब्लिक जो है किस चीजों को लेकर वोट करेगी यहाँ पर? देखिए, जो अभी जितने भी मोदी जी द्वारा विकास कार्य किए गए, बेरोजगारी पर काम किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, चिकित्सा में काम किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया, महिलाओं के लिए काम किया गया, एग्जैक्टली जनता उसी पर वोट करेगी। क्योंकि आप एक चीज देखिए महेंद्र, देखिए यहाँ कुछ ये जानने की कोशिश नहीं हो रही कि किस सरकार ने किया, किस सरकार ने नहीं किया। मतदाताओं के दिल में क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। बिजनौर वासी क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। जी, आप बताइए किन मुद्दों को लेकर वोट करें? सरकार ने कौन सी सरकार अच्छी रही, या किसने क्या काम किया, किसने नहीं किया? यहाँ पर ये बताइए। बड़ी बात है ये है, नहीं, सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, अभी क्या है, असल मुद्दे क्या है? इस समय जो बिजनौर के मुद्दे हैं, लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, क्या काम होने चाहिए थे, क्या काम नहीं हुए? अब आपको उम्मीद है जो आप वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? नहीं है जो ना हुआ हो, जो जरूरत के थे वो सभी काम हुए हैं इस सरकार में। चोरी है, डकैती है, दुनिया भर का जो काम होते थे अब नहीं होते। जनता इसी बात से खुश है। जो जनता वोट देगी बीजेपी को, वो इन्हीं के उसको देगी कि चोरी डकैती लूट पाट जो भी थी। आप बताइए क्या मुद्दे बिजनौर के हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, जो आपको नेताओं से अपील है, और जिस चीज को लेकर आप वोट करेंगे कल, तो क्या चाहते हैं कि किस तरह के जो काम यहाँ नहीं हुए वो होने चाहिए? जी, काम यहाँ पर हो रहा है, जैसे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बना रहा है भाजपा सरकार, और सड़कें बन रही हैं। नितिन गडकरी जी ने पूरा सड़कों का जो है जाल बिछा दिया है, और आपका जो है जितने यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था है वो मुकम्मल हो रही है। तो यह सब लेकर के भाजपा को ही वोट देने का मन। महेंद्र, प्रशासनिक तैयारी क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है चुनाव कराने के लिए। 600 यहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जिन पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहेगी। हर 10 मिनट फोर्स वहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर 5 से 10 हजार पैरामिलिट्री फोर्स आई है। 46 कंपनी सीआरपीएफ की लगाई गई है। 10,000 पुलिस कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी को वोट डालने की दिक्कत न उसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। रामपुर से दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हालांकि सभी की नजर रामपुर सीट पर होती है, जाहिर तौर पर प्रशासनिक अमले जो तैयार किस तरीके से है, दूसरी ओर मतदाता क्या सोचता है वहां का, और तीसरी चीज ये है कि वोट परसेंटेज बहुत कुछ बता जाएगा रामपुर का कि आखिर वहां के लोग चाहते क्या है। जी बिल्कुल, रामपुर की जो सीट है वो बहुत अहम सीट है। हालांकि रामपुर का जो चुनाव है वो पहले आजम खां को लेकर रहता था, लेकिन इस समय आजम खां जो है वो जेल में है, और उनके परिवार के, उनकी वाइफ भी जेल में है और उनके बेटे अब्दुल्ला भी दोनों जेल में हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव में आजम खां का जिक्र जरूर है। यहाँ पर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के कैंडिडेट मोहिउल्लाह नदवी के बीच में चुनाव नजर आ रहा है। वहीं मोहिउल्लाह नदवी जो है वो आजम का फोटो भी लगाए हुए हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन के भी सारे लोग साथ में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एक आजम का एक अलग लॉबी है जो समाजवादी के साथ में नहीं है। रामपुर अब समाजवादी और आजमवादी दो के बीच में बटा हुआ है। तो ये देखना जरूरी रहेगा कि कल जब वोटिंग होगी, 1779 बूथ बनाए गए हैं, जब इस पे वोटर जाएगा तो क्या आजमवादी भी वोट डालने के लिए जाएंगे समाजवादी के लिए या नहीं जाएंगे? और जहां तक बीजेपी की बात है, घनश्याम सिंह लोधी जो है वो पूरी
शिद्दत के साथ, पूरी जोर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रचार प्रसार करने के लिए योगी जी भी यहाँ पे 2 बार। सहारनपुर से सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल, जरा सहारनपुर की तस्वीर क्या है? हालांकि अब रात कल जिस तरीके से उजाला होगा, उगते सूरज के साथ मतदान स्थल पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ेगी। मौसम का हाल क्या है? क्योंकि मौसम से बहुत कुछ तय होगा, बूथों पर संख्या किस तरीके से मतदाताओं की होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम तो सहारनपुर का साफ ही चल रहा है और सुबह भी साफ ही रहेगा। लेकिन अगर चुनावी मौसम की बात करें तो जो सहारनपुर की सीट है, यहाँ का वोटर हिडन वोटर है, साइलेंट वोटर है। अगर बात की जाए 2014 की, तो जब मोदी सरकार जो पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी, उस दौरान यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राघव लखन पारसलमा, उन्होंने यहाँ पर इस लोकसभा सीट पर काबिज हुए थे। हालांकि 2019 में वही राघव लखनपाल शर्मा जो है बसपा के प्रत्याशी से हार गए। हालांकि मोदी लहर दुगनी ताकत के साथ यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन बात की जाए सहारनपुर की, यही एक वजह है कि देखिए लगातार यहाँ पर देखा जाए तो स्टार प्रचारक लगातार एक के बाद एक यहाँ पर आते रहे। और इस बीते 20 दिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीएम मोदी जी ने रैली की, योगी जी की यहाँ पर 4 बार जनसभा हुई। इसके अलावा डिप्टी सीएम यहाँ पर आए और अन्य जितने भी राजनीतिक इनके स्टार रहे वो सबके सब सहारनपुर में आए। सहारनपुर का वोटर हमेशा से ही साइलेंट रहा है, लास्ट टाइम पे जो है पलटा मार देता है। यही वजह है कि देवबंद के अंदर एटीएस कमांड सेंटर जो है बीजेपी के द्वारा खोला गया। और यही वजह है कि सहारनपुर के अंदर राजनीतिक माहौल इस समय हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजीवी भी हैं, एडवोकेट हैं दानिश कुमार, वो हमारे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, दानिश आलम से, कि क्या राजनीतिक समीकरण रहने वाले हैं सहारनपुर। देखिए सुहेल भाई, आप लोगों की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस स्टेज पर आने के लिए दावत दी। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। हमने हाल ही में देखा है कि सहारनपुर में 3 बार हमने अपने होश में चुनाव देखा है, सन 2000 से लेकर 2019 तक। इन तीनों चुनाव में जो जीत का समीकरण रहा है वो रहा है दलित प्लस मुस्लिम। ये हमारे यहाँ का सबसे मजबूत एक आप कह सकते हैं पोलिंग बूथ है। और भाजपा वालों के लिए ये सीट हमेशा ईगो की सीट रही है, यानी कि जिद से लेने के लिए सीट रही है। उसका यहाँ आपने देखा होगा 1999 में नवाब मंसूर अली खान साहब यहाँ से लोकसभा पहुंचे। ठीक है सोहेल, अभिषेक शर्मा का रुख करते हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर 8 अहम सीट ये पश्चिमी यूपी की, मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि सब कुछ चुनाव आयोग ही देख रहा है। और दूसरी ओर, क्योंकि देखा जाता है चुनाव के दिन, पहले कैसे चुनाव होता था सब जानते हैं, अब चुनाव बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो वो सिस्टम क्या होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवहारपूर्ण तरीके से और खुशी वाले माहौल के तहत मतदान संपन्न कराया जाए? हाँ देखिए, बहुत अहम सवाल है राहुल। जो पूरी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये पूरा चुनाव कंडक्ट किया जाएगा। वैसे भी वेस्ट यूपी की जिन 8 सीटों पर ये चुनाव हैं उसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना ये बहुत सेंसिटिव हैं। उसके बाद बिजनौर सीट भी बहुत सेंसिटिव है। जो खुफिया इनपुट है वो लगातार लिया जा रहा है और जितने ऑब्जर्वर्स इन जिलों में हैं उन्होंने साफ निर्देश दिए हुए हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको, कि कंट्रोल रूम पूरा फंक्शनिंग करे, एक्टिव रहे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट जितने हैं वो एक्टिव रहें और जितनी भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ वीडियोग्राफी की पूरी व्यवस्था हो। और जितने उम्मीदवार हैं उनके साथ एक निर्धारित काफिला जो तय किया गया है वो निर्धारित काफिला चले, कोई भी उसका वायलेशन ना करे। लगातार वीडियोग्राफी होगी, बूथ्स की भी होगी, प्रत्याशियों की भी होगी, और कोई भी ऐसा वायलेशन अगर करते पाया जाएगा तो तत्काल उस पर कार्रवाई होगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से पूरी परिकल्पना कर ली गई है और एक पैटर्न चुनाव आयोग का सेट है। उसी बिंदुओं पर ये पूरा इलेक्शन भी होने जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। एक डेमो जो देना था कर्मचारियों को वो भी दे लिया गया है डेमो, और एक रिहर्सल जिसे कहते हैं वो चुनावी रिहर्सल भी पूरे कर्मचारियों ने कर ली है। अब उल्टी गिनती शुरू है, सुबह से ये मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन महत्व समझिए, इन 8 सीटों का महत्व बहुत ज़्यादा है। कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये वो सीटें हैं
जो भविष्य तय करेंगी, एक मोमेंटम सेट करेंगी, जिसके पक्ष में भी यहाँ से लहर उठते हुए चली गई, वो सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में कैरी करती चली जाएगी। पीलीभीत भी इस पहले दौर के चुनाव में शामिल है। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो पश्चिमी से लेकर पूरब को टच करने वाले पश्चिम के जो जिले हैं वो पूरी तरीके से किस दिशा में जा रहे हैं। हालांकि अभी देखने से तो लग रहा है कि एक तरफा कोई नहीं कह सकता कि एक तरफा क्लीन स्वीप होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो सोशल इंजीनियरिंग विपक्ष के, जैसे बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं, जिस हिसाब के टिकट दिए गए हैं उसके हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला ज़्यादातर सीटों पे कहीं दो पक्षों में है, सीधा सीधा तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, और कई सीटें ऐसी हैं जो बहुत छोटे मार्जिन से जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो जीतेगी। इसलिए टकराव की आशंका भी कई सीटों पे है, छुटपुट घटनाओं की भी आशंका है। उसके लिए फोर्स को अलर्ट किया गया है। खुफिया विभाग को लगातार LIU को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लगातार इनपुट देते रहें, कहाँ कहाँ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे गांव हैं जहां दो पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं, उन पर पूरी निगाह रखी गई है। पूरी तैयारी जिला मजिस्ट्रेट ने, कप्तान जितने हैं उनके साथ मीटिंग करके ये कर ली है। तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं राहुल, और उन चाक चौबंद व्यवस्थाओं के तहत सुबह से जब मतदान होगा तो निगाह इसी पे रहेगी। लगातार सर्च पार्टी अधिकारी पूरे जिलों का जो संवेदनशील क्षेत्र हैं खासकर वहाँ का भ्रमण करते रहेंगे। उनको बड़े अधिकारियों को, आप भी बूथ दर बूथ जाएंगे, मतदाताओं के दिल में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, तैयारी क्या है, जो बातें जो निर्देशित निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया, क्या वो वाकई धरातल पर उतरा है, क्या किसी को कोई दिक्कत, हर एक तस्वीर कल निकल के आएगी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। अहम दिन 19 अप्रैल उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी की 8 सीट, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। रुकते कुछ पलों के।